ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, कोर्ट में पेशी होनी है फैजान खान की। आपको बता दें कि जान से मारने की धमकी शाहरुख खान को दी गई थी फैजान खान के द्वारा और पैसों की डिमांड भी की गई थी और अब रायपुर से गिरफ्तारी इसकी हुई है, कोर्ट में पेशी होने जा रही है। इसी बीच ये जो तस्वीरें आई हैं ये आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ ही देर में कोर्ट में पेशी और कोर्ट में पेशी के लिए फैजान खान को लेकर के पहुंचा गया है। फंसाने का प्रयास है किया जा रहा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ तिवारी, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो किंग खान को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। ये भी जानकारी दें कि कल रात से ही महाराष्ट्र पुलिस ने डेरा डाला हुआ था रायपुर में और गिरफ्तारी जो है फैजान खान की हो गई। अब जो है गिरफ्तारी तो हुई है, अब कोर्ट में पेशी के लिए उसे लाया गया है। कुछ ही देर में पेशी होगी और उसके बाद ये पूरी संभावना है कि पुलिस फैजान खान को महाराष्ट्र लेकर जाएगी, मुंबई लेकर जाएगी और वहां पर रिमांड पर लेगी और कई बड़े खुलासे होने की भी उम्मीद है। कौन कौन इससे जुड़ा हुआ है, क्या एजेंडा था और कहां तक तार जुड़े हैं, सभी ये पहलू रहेंगे जिन पर पूछताछ जांच पड़ताल होगी। अभी कोर्ट में पेशी, हालांकि क्या कुछ उसमें निकल करके सामने आता है ये भी आपको जानकारी देते रहेंगे। पर यह महत्वपूर्ण आपको बताएं कि फैजान खान को कोर्ट के बाहर तक पुलिस लेकर पहुंची है। कुछ ही देर में पेशी होनी है और पेशी के बाद संभवतः यही होगा कि पुलिस मुंबई लेकर के फैजान खान को पहुंचेगी, रिमांड पर लेगी और कड़ाई से पूछताछ फैजान खान से होगी। तो ये पूरा मामला जो है किंग खान से जुड़ा हुआ है। दरअसल किंग खान को धमकी दी थी मारने की, जान से मारने की, पैसे की भी डिमांड की गई थी और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई। प्रोसेस किया जा रहा है। इनको गिरफ्तारी से पहले जो एफआईआर रजिस्टर होने से पहले नोटिस तक नहीं दिया गया था। लास्ट टाइम हमने रिक्वेस्ट भी किया था कि शो अस द कॉपी ऑफ द नोटिस व्हिच दे हैव नॉट प्रोड्यूस्ड। इनका नया मोबाइल, मैं आपको बताऊंगा, नया मोबाइल, पुराना मोबाइल तो चोरी हो गया था, शायद उससे ही कॉल हुई। नया मोबाइल सीज करने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी और कर भी रहे थे तो इंडिपेंडेंट विटनेसेस नहीं थे क्योंकि थाने में सब लोग मौजूद थे। इंडिपेंडेंट विटनेसेस नहीं हुआ है। जब फैजान को बुलाया गया था मुंबई बांद्रा, तो आखिर वो पेश क्यों नहीं? उनको 14 तारीख को आने के लिए बोला गया था और हम झूठ बोल रहे हैं। तो 14 तारीख को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी 11 तारीख, 10 तारीख, 7-8 तारीख में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि 14 तारीख को बुलाया गया है। इस दौरान उनको धमकियां दिलवाई गई, वो भी, उसका भी रिकॉर्ड है। मैं आप लोग अगर कैमरा रिकॉर्ड कर पाए तो मैं दिखा दूंगा कि फैजान खान को धमकियां दी गई और बाकायदा ये देखिए, ये है धमकी, उसको धमकी दी जा रही है यहाँ पे फैजान खान ने। उसके बाद हम लोगों ने एक एप्लीकेशन लगवाया ईमेल के माध्यम से कि बीएनएसएस के प्रोविजन के तहत उसको जान का खतरा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उसको के थ्रू रिप्रेजेंट होने दिया जाए। 14 तारीख को 14 तारीख को होना था और उन्होंने डिनाइल भी नहीं किया उसकी रिक्वेस्ट को। डिनाई करते तो हम लोग कोर्ट जाते और आज छुट्टी के दिन ही उनको अरेस्टिंग करने पहुंच गए यहाँ पे। तो ये पूरी सोची समझी प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। इसको बोलते हैं अब्यूज ऑफ प्रोसेस कराना। फैजान खान की सिस्टर सना खान हमारे बीच मौजूद हैं। आपके भाई को जिस बेस पे उन्हें गिरफ्तार किया गया है, बेस क्या है बताइए आप, क्या बेस बना रहे हैं? मोबाइल चोरी होना तो नॉर्मल सी बात है। अभी फैजान खान को 3-4 महीने पहले भी एक मोबाइल चोरी हुआ था, तो ये सेकंड टाइम मोबाइल चोरी हुआ। उसके बाद उसका यूज़ किसने किया? शाहरुख खान को धमकी दी गई है उनके मोबाइल से। ये कहना है कि मीटिंग के बाद शाहरुख खान को धमकी दी गई कहाँ पर? बांद्रा पुलिस स्टेशन। बांद्रा पुलिस स्टेशन का नंबर कोई भी निकाल सकता है गूगल से, वो तो इजीली अवेलेबल होते हैं। जितने क्या मानते हैं गिरफ्तारी गलत? ये तो नहीं हुआ ना कि फैजान खान। तो ये पूरा मामला जो है शाहरुख खान से जुड़ा है। दरअसल शाहरुख खान को मारने की धमकी दी गई थी फैजान खान के द्वारा और अब जब गिरफ्तारी हुई है तो अब कोर्ट में पेशी होने के बाद देखना होगा क्या कुछ सामने आता है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, फैजान खान की गिरफ्तारी हो गई, कल रात से डेरा डाले मुंबई पुलिस पहुंची थी रायपुर और गिरफ्तारी फाइनली हुई। अब कोर्ट में पेशी, और कितना समय लगेगा जब पेशी होगी और क्या कुछ अभी अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम पंडित थाने में मौजूद हैं और अब से कुछ मिनट पहले ही फैजान खान को बांद्रा की पुलिस है और जो रायपुर पंडरी की पुलिस है वो कोर्ट लेकर के पहुंची है और उसे विधिवत रूप से अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि उनके जो बचाव पक्ष के जो वकील हैं वो कह रहे हैं उनकी विधिवत तरीके से जो गिरफ्तारी है वो नहीं की गई है और यहाँ पर जो उनके अधिकारों का हनन किया गया है। और वहीं जो फैजान के वकील है वो लगातार बता रहे हैं कि फैजान को भी लगातार धमकियां मिल रही है।
मेल के माध्यम से बांद्रा पुलिस को, महाराष्ट्र के कमिश्नर को इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की गई है। कुल मिलाकर ये है कि फैजान खान के गिरफ्तारी के बाद अब उनके जो परिवार वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि आखिर किस बिना पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को धमकी मिली थी, 50,000 की 50 लाख की फिरौती भी मांगी गई थी और एक फिल्म के जो डायलॉग है उस पर फैजान खान ने आपत्ति की थी। और इससे पहले जब न्यूज 18 से खास बात जब फैजान खान से किया गया था तो उन्होंने ये कहा था कि जो बिश्नोई समाज से सलमान खान को तो थाने से लेकर के पुलिस पहुंच चुकी है। जानकारी सहयोगी लगातार दे रहे हैं कि थाने से लेकर के कोर्ट पहुंच चुकी है पुलिस और कुछ ही देर में अब जो है कोर्ट में पेशी भी होगी। युगल, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे युगल से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भारी भीड़ के बीच फैजान खान को लेकर के पुलिस पहुंची है। यहाँ पर बड़ी सिक्योरिटी भी है बहुत सारी, जो कि उसको लगातार धमकियां मारने की उसे भी मिल रही हैं। और इसी बीच ये भी आपको जानकारी दें कि उसने ये भी कहा था कि ऑनलाइन पेशी हो तो ज़्यादा बेहतर है, मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं हो सकता। और जानकारी सहयोगी से लेते हैं। फिर से हमारे साथ युगल जुड़ गए। युगल, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? आ रहा है। जी, उसने अर्जी भी फैजान खान के द्वारा लगाई गई थी और थाने में शिकायत भी उसने भी लगातार की थी कि मुझे मारने की धमकी मिल रही है, बार बार फोन कॉल्स आ रहे हैं, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होना है। अगर ऐसा पॉसिबल हो तो कीजिए कि ऑनलाइन पेशी हो सके, पर इस पे नहीं माना गया। तो हम ये माने कि सख्ती के मूड में टीम है और रिमांड भी होगी, पूछताछ भी बहुत कड़ाई से होगी। ये बिल्कुल देखिए, काफी हाई प्रोफाइल मामला है और जिस तरह से फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को धमकी मिली उसके बाद बांद्रा की जो टीम है वो यहाँ पर आई थी। 14 तारीख को उपस्थित होने का नोटिस है वो दिया गया था और उसके बीच ठीक उन्हें रात को बांद्रा की पुलिस आई है, अरेस्ट कर लिया है। और अभी जो बांद्रा पुलिस और जो पंडरी पुलिस है वो यहाँ से उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा चुकी है। बचाव पक्ष के भी वकील है मौजूद हैं। लगातार ये आरोप लग रहा है कि जो गलत तरीके से जो अरेस्टिंग है वो की गई है। फिलहाल उनके वकील, उनके परिवार के लोग वहां पर मौजूद हैं। फैजान खान को भी धमकी मिल रही है और इसकी सूचना वो मुंबई कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर को और बांद्रा पुलिस को दे चुके हैं। तो कई साक्ष्य हैं वो मिले हैं, इसी आधार पर जो फैजान खान है उसकी गिरफ्तारी है वो की गई है। देखना यह है कि इस गिरफ्तारी के बाद कौन से पहलू है सामने आते हैं। 2 तारीख को जब ठीक, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, रायपुर का जिक्र करते हैं। मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के मामले में 5 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज ने 5 छात्रों को निलंबित किया है। आपको बताएं, पहले 2 छात्रों का निलंबन हुआ था। रैगिंग मामले में और भी छात्रों पर गाज अब गिर सकती है। तो ये पूरा मामला जो है रैगिंग से जुड़ा है, कॉलेज में रैगिंग हो रही है और इसी पूरे मामले में 5 छात्रों को सस्पेंड किया गया। ये पूरा जो मामला है मेडिकल कॉलेज का है, रायपुर के मेडिकल कॉलेज का, जहां पर रैगिंग लगातार हो रही है और इस मामले में पहले भी जो है सस्पेंशन हुआ है, कार्रवाइयां हुई हैं छात्रों पर। और इसी बीच ये भी माना जा रहा है कि ये जो कार्रवाई हुई है इसके बाद भी कई सारे छात्रों पर गाज गिर सकती है। तो 5 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है। अभी मेडिकल कॉलेज ने 5 छात्रों को निलंबित किया है और इससे पहले 2 छात्रों को भी निलंबित किया था। और इस मामले में यह भी माना जा सकता है कि और भी छात्रों पर गाज गिर सकती है। तो मेडिकल कॉलेज में 5 छात्रों को निलंबित किया गया है। दरअसल इन पर रैगिंग के आरोप लगे हैं और इससे पहले भी 2 का सस्पेंशन हुआ था और इसी बीच अब 5 को निलंबित किया गया है। और यह भी माना जा रहा है कि और भी इस कतार में हैं, और भी छात्रों पर गाज गिर सकती है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे का बयान विपक्षी दलों के लिए चुनावी माहौल में जैसे सिरदर्द बन चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर हमला बोला और एक बार फिर सीधा योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया। इस बार उन्होंने झारखंड के पलामू में बोलते हुए योगी आदित्यनाथ के बोल को आतंकियों का बोल करार दे दिया। इससे पहले महाराष्ट्र चुनाव में मुंबई में बोलते हुए खड़गे ने योगी आदित्यनाथ के बयान को नफरती करार दिया था
और कहा था कि गेरुआ पहनकर बटेंगे तो कटेंगे बोलते हैं। राजनीति करनी है तो भगवा छोड़कर सफेद कपड़े पहने। जो साधु सुख होता है वो सबके लिए होता है, बातों काटों में क्यों कर रहे हैं? हाँ? जो लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नागपंथ का काम है। अगर ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम मुझसे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। तो वहीं संत समाज में कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। कहाँ लिखा है राजनीति गुंडों को करनी चाहिए, राजनीति लुच्चों को करनी चाहिए, राजनीति लफंगों को करनी चाहिए, भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए। ये भगवा ध्वज, ये भगवा रंग भगवान का रंग है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी हिंदू संतों का अपमान नहीं करता, तो मुझे उनके हिंदू होने में शक हो रहा है। तो खड़गे जी को पहले ये बताना चाहिए वो हिंदू हैं या नहीं है। खड़गे जी से सवाल करना चाहता हूं कि वो इसका स्पष्टीकरण दें, राहुल गांधी और खड़गे जी दोनों, कि क्या वो हिंदू हैं या नहीं है, क्योंकि कोई हिंदू संतों का अपमान नहीं कर सकता। तो वहीं खड़गे के बार बार बटेंगे तो कटेंगे नारे पर हमला करने से बीजेपी को मौका मिल रहा है और वो कांग्रेस को नफरती और बांटने वाली पार्टी करार देने में जुटी हुई है। सुनिए, खड़गे जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनको हर वो व्यक्ति आतंकवादी दिखता है जो सैफरन पहनता है। खड़गे जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनको सैफरन टेरर जैसे शब्दों को वो आगे लेके जाएंगे। ये वही कांग्रेस पार्टी जिनका शासन जब हुआ था तो उन्होंने हिंदू टेरर, सैफरन टेरर जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। आज खड़गे जी ने स्पष्ट कर दिया कि अगर उनकी सरकार आती है तो जैसे यूपीए की सरकार थी तो वो कम्युनल वायलेंस बिल लेके आएंगे। अगर उनकी सरकार आती है तो वो हिंदुओं को आतंकवादी कहेंगे। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से जाति जाति की रट लगा रही है, लेकिन एक नारा बटेंगे तो कटेंगे ने उनके सारे एजेंडे को फेल कर दिया है। ये एकजुट रखने वाला नारा कांग्रेस को इतना नागवार गुजर रहा है कि कांग्रेस अपनी मानसिक स्थिति को संभाल नहीं पा रही है। एक हिंदू संत को, एक साधु को गाली दे करके वो अपने मजहबी तुष्टीकरण और वोटों की गोलबंदी के एजेंडे को साकार करने का काम कर रहे हैं, लेकिन देश का हिंदू समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। आज योगी आदित्यनाथ जी के प्रति की गई उनकी टिप्पणी कांग्रेस को बहुत भारी पड़ी। और चुनाव प्रचार के बीच उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की चेकिंग को लेकर नई सियासत अब शुरू हो चुकी है। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की यवतमाल में चेकिंग हुई तो उद्धव ठाकरे ने इस पर आपत्ति जताई। उद्धव ठाकरे प्रचार के लिए यवतमाल पहुंचे थे। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने वहां उनके हेलीकॉप्टर की जांच की, जिसके बाद उद्धव का गुस्सा फूट पड़ा। उद्धव ठाकरे ने चेकिंग करने पहुंचे अधिकारियों का वीडियो बनाया और पूछा कि उन्होंने अब तक किन किन नेताओं के हेलीकॉप्टर की जांच की है। 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली, मीच पहिला गिऱ्हाईक सापडलो नाही साहेब, असं काही नाही। तुमची बॅग नाही, माझी तपास तुम्ही मी तपासायला। काय नाव तुमचं? माझं अमोल घाटे नाव आहे साहेब। कुठे राहणार आहे? मूळचा अमरावतीचा। अमरावतीचा, ठीक आहे। कोणाकोणाच्या तरुण बॅग तपासले? आता जस्ट नाही, माझी तपासता बरोबर, माझ्या आधी कोणाची तपासली? पहिलाच दौरा तुमचा। कोण हो, माझा पहिला आहे, पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब, 4 महिने झाले मला। 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली, मीच पहिला गिऱ्हाईक सापडलो।
नाही साहेब असं काही नाही तुमची बॅग नाही माझी तपास तुम्ही मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला साहेब. पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का देवेंद्र फडणवीसची तपासली का अजित पवारची मोदींची तपासली का अमित शहाची तपासली साहेब अद्याप नाही अद्याप आले आलं नाहीत साहेब. मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे हो साहेब हा तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची मला मोदी आणि अमित शहाचा बॅग तपासण्याचा व्हिडिओ पाहिजे एक तरी और इसके बाद जब उद्धव ठाकरे मंच पर पहुंचे तो वहां भी उन्होंने इस पूरी घटना का जिक्र किया। उद्धव ने कहा कि वो नाराज नहीं है, लेकिन अगर जांच हो रही है तो सभी के हेलीकॉप्टर की जांच होनी चाहिए। मी हेलिकॉप्टरने आल्यावरती 8-10 जण माझ्या स्वागतासाठी उभे होते। म्हटलं काय करायचंय नाही बॅग तपासायची म्हटलं तपासा त्यांचा व्हिडिओ काढलाय आणि यंत्रणेला मी सांगितोय की मी काही रागावलेलो नाही अजिबात तुम्ही तुमचं कर्तव्य करता मी माझं कर्तव्य करतोय मग मी त्याला विचारलं जशी माझी बॅग तू तपासलीस मोदी शहांची बॅग तपासलीस का रे तपासायला हवी की नको त्या दाढीवाल्या मिंद्याची तपासायला हवी की नको टीम इंडिया अगले साल फरवरी में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी और भारत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान में हड़कंप है। चैंपियन ट्रॉफी से पहले चित हुआ पाकिस्तान। इंडियन हुकूमत ने अगर अपनी टीम को आने से मना कर दिया तो फिर क्या होगा क्योंकि मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि हम ये मामला फिर हुकूमत के पास लेके जाएंगे। भारत का बड़ा फैसला, पाकिस्तान क्लीन बोल्ड। ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म नहीं होता। कोई क्रिकेट मैच कोई भी इवेंट हमारे जवानों की जिंदगी से बड़ा नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया। मेजबानी लेकर फंस गया पाकिस्तान। They are actually at war with us, India, through their proxies. ये हमें ज़हन में हर वक्त रखना चाहिए। पाकिस्तान के लिए बुरी खबरों का ओवर खत्म नहीं हो रहा। भारत ने साफ कर दिया है कि टीम इंडिया अगले साल फरवरी में पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए वहां नहीं जाएगी। बीसीसीआई ने आईसीसी को इस बात की जानकारी दे दी है, जिसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। इस फैसले का असर पाकिस्तान में टीवी डिबेट से लेकर पॉडकास्ट तक में दिख रहा है। ये जो है ना क्लॉज सिक्योरिटी का, ये एक एक्चुअली रेड क्लॉज है। सिक्योरिटी के ऊपर आप कुछ भी कह के और आप कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकते हैं। ये रीगल स्पेस है कि और कुछ नहीं तो सिक्योरिटी कह के और आप कहे जी सिक्योरिटी का इशू है। बीसीसीआई का मौकफ 2014 से लेके आज तक एक ही है कि हमें हुकूमत कहेगी तो हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। पाकिस्तान भारत के इस फैसले से किस कदर बौखला गया है, ये बात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान से पता चलती है। एक टीवी न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के न खेलने के फैसले को युद्ध बता दिया। उन्होंने कहा, भारत पाकिस्तान के साथ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को हर वक्त ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। डिपेंडेंट स्टेट है, they are actually at war with us, India, through their proxies. ये हमें ज़हन में हर वक्त रखना चाहिए कि इंडिया अपनी प्रॉक्सी जिसमें BLA है, TTP है, ये सारी इंडिया की प्रॉक्सीज है। They are at war with us. सारे पाकिस्तानी को 25 करोड़ पाकिस्तानियों को ये ज़हन में रखना चाहिए। कोई बात करते हुए भी ये रखना चाहिए। This is my final statement. सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान इस मामले में कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तानी बोर्ड इस मामले को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स CAS में ले जाने का विचार कर रहा है, जहां दुनिया भर के खेल मामलों पर मुकदमे लड़े जाते हैं।
पाकिस्तान ने धमकी दी है कि अगर भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगी तो वो भी अपनी टीम को कभी भारत नहीं भेजेंगे। यहीं पे होगी चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान में होगी। यहाँ से गई तो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और यहाँ से जाके या हाइब्रिड मॉडल उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर तो ऐसा हुआ आइंदा हम आईसीसी के और की जगह आईसीसी के किसी इवेंट में पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मौका मिला है कि वो अपनी बात मनवाए और आईसीसी को या इंडिया को मजबूर करे कि वो पाकिस्तान आए। कोई ऐसी लॉजिक नहीं है कि वो पाकिस्तान ना आए, क्योंकि अगर उनकी विश है वो गलत है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, तमाम कंट्रीज पाकिस्तान आ रही हैं जी, और कोई उनको खदशा नहीं है, तो इनको कौन से खदशात हैं। पिछले साल एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को मिली थी, तब भी भारत ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया था। इसके बाद यह टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर हुआ था। इस बार भी बीसीसीआई ने पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भेजे गए एक लेटर में भारतीय खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने सभी मैच दुबई में खेलने की इच्छा जताई थी। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी अकड़ के चलते चैंपियंस ट्रॉफी के मैच हाइब्रिड मॉडल में कराने को मंजूरी नहीं दी। लेकिन आज जब भारत की तरफ से यह फैसला लिया गया तो वो बौखलाया हुआ है। 2 महीने से इंडियन मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि इंडियन टीम नहीं आ रही। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी और इन राइटिंग वो हमें देंगे, एक तो हमें काबिल कबूल भी वही होगा कि हमें वो इन राइटिंग दें अगर किसी को कोई इतराज़ है। दूसरे नंबर पर हमारे से आज के दिन तक, इस वक्त तक कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। क्रिकेट और सियासत मिक्स नहीं होनी चाहिए। खेलना चाहते हैं आए, 100 दफा आए। हम उनकी खातिर किसी और मुल्क जाके अब सीरीज नहीं कराएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का हक है, पाकिस्तान में होगी। किसी को इतराज है लिख के भेजे वो। भारतीय टीम ने 2007-8 के बाद से पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। 2008 में मुंबई पर आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से मना कर दिया था। तब से दोनों टीमें आईसीसी और एशिया कप के टूर्नामेंट्स में ही खेलती हैं। 2013 के बाद से दोनों टीमें 13 वनडे और 8 T20 मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेल चुकी हैं। एक दिन पहले ही पाकिस्तान के क्वेटा में रेलवे स्टेशन पर बड़ा आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 27 लोगों की जान चली गई और सिक्योरिटी फोर्स के 14 जवान मारे गए। सवाल यह है कि जो देश अपने ही लोगों को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो दूसरे देश की टीम को क्या सुरक्षा देगा? और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना है।